जय हिंद दोस्तों। यूपी सब इंस्पेक्टर के 4543 वैकेंसियों के लिए आपने फॉर्म सबमिट कर दिया होगा और उसके बाद आप इस समय अपनी तैयारियों में जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, ये मौका बहुत शानदार है। इस समय आपको एक ध्यान रखना है कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, दरोगा बनना है, हर हाल में बनना है। उसके लिए आपको कंपटीशन ज्यादा है, तो उसी के अनुरूप आपको तैयारी भी करनी होगी। 350 प्लस अंक लाने होंगे और 350 अंक लाने के लिए 160 में से 140 सवाल सही भी करने होंगे। और कोई इतना बड़ा हौवा नहीं है, हमने भी किया है। 2011 में हमने यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पास किया, 350 प्लस अंक रहे और एक खास रणनीति के तहत हमने ये सब कार्य किया। वो खास रणनीति मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि मेरे छोटे भाई बहन भी इस बार दरोगा बने। तो उसके लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो काम है वो ये है कि सबसे पहले आप एनालिसिस कर लें कि मुझे कितना कितना आप इस सब्जेक्ट में करना है। जैसे मान लो आपको जीएस है, जीएस आपका सेक्शन का जो है वो 40 प्रश्न आपके रहेंगे। उस 40 में कम से कम हमको 35 प्रश्न करने हैं दोस्त। उसी तरीके से हिंदी है, हिंदी के 40 प्रश्न आपके लिए आएंगे। 40 में से हमको 35 अंक लाने हैं। इस तरीके से ये जो दो आपके सेक्शन है, हिंदी और जीएस, इसमें 70 सही हो जाने चाहिए। 80 में से 70 सवाल यहां पर अगर आप कर लेते हैं तो एक अच्छी खासी लीड ले जाते हैं। अब बचते हैं आपके दो सेक्शन, वो है मैथ और रीजनिंग। मैथ में 40 में से आपका जो सेक्शन है मैथ वाला, जिसमें 40 प्रश्न है आपके सिलेबस में, उसमें से 25 नंबर आपके मैथ के होते हैं और 15 जो सेक्शन है वो रीजनिंग का है। तो मैथ के जो 25 प्रश्न आपके आएंगे उसमें से 20 सवाल आपको सही कर लेने हैं और जो रीजनिंग का पोर्शन है उसमें 55 सवाल आपके आएंगे। तो उसमें से 55 में से आपको 50 सवाल कर लेने हैं। इस तरीके से मैथ और रीजनिंग कुल मिलाकर आपको 70 सवाल कर लेने हैं। तो आपका 70 हिंदी और जीएस में, 70 ही आपके मैथ और रीजनिंग मिलाकर, टोटल जो आपका मार्क्स होंगे वो हो जाएंगे, आपके जो क्वेश्चन सही हो जाएंगे वो हो जाएंगे 140। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर मैं इस टारगेट को लेकर चलता हूं तो उसी के अनुरूप मुझको तैयारी भी करनी होगी। 140 प्रश्न 160 में से करने टफ है, मानते हैं, लेकिन अगर सही गाइडेंस के साथ, सही दिशा में और सही मार्गदर्शन में यदि आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से और बड़े अच्छे तरीके से आप इसको अचीव कर सकते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे कैसे आप इसको तैयार करेंगे। सबसे पहला काम है सिलेबस को देखना। अंधाधुंध नहीं चलना, किसी को फॉलो नहीं करना, अपना खुद का दिमाग लगाना है कि हम सिलेबस को कैसे कवर करें। सबसे पहले आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, उसको 2 से 3 बार अच्छे से एनालिसिस कीजिए और आप उस एनालिसिस में पाइए कि किस सेक्शन से ज्यादा पूछ रहा है, किस टॉपिक पे ज्यादा पूछ रहा है, क्या करंट में कौन से सवाल हैं, पॉलिटी में किस लेवल के सवाल पूछ रहे हैं। एक मन में थोड़ा सा एनालिसिस जब आप कर लेंगे, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे मैथ का हो, तमाम आप कैलकुलेशन निकालिए और तब पाएंगे कि आप किस लेवल पे खड़े हैं, किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। और उसको जब आप कर लेंगे तो उसे अपने टेबल के पास लगा लीजिए और उसके टॉपिक वाइज, चाहे वो जीएस कर रहे हैं तो कौन कौन से टॉपिक, सब्जेक्ट कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक से कौन से प्रश्न आ रहे हैं, वो तमाम एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, उसके बाद आप पीवाईक्यू की बुक्स ले लीजिए। पीवाईक्यू की जो बुक है उस बुक को साथ में रखिए। पीवाईक्यू जो है, चाहे वो 2021 में हुआ हो, 2017 हो और उससे पीछे जो एग्जाम्स हुए उनको साथ में रखिए। अब पीवाईक्यू का क्या बेनिफिट है कि आप जब पीवाईक्यू से एक मार्गदर्शन ये मिलता है कि किस लेवल के तक जा रहा है। मानो पॉलिटी है तो पॉलिटी किस लेवल पे जा रहा है, मैथ के सवाल है तो किस सेक्शन से ज्यादा पूछ रहा है, किस टॉपिक से ज्यादा पूछ रहा है। आप करंट है तो करंट कहां से पूछ रहा है, साइंस है तो साइंस में कहां से पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स में करंट से पूछ रहा है या प्रीवियस टाइप पूछ रहा है, जीएस सेक्शन में किस मूल विधि में ज्यादा पूछ रहा है। तो वो तमाम एनालिसिस जब आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बातें समझ में आएंगी कि होता है तो हो क्या रहा है। चाहे वो करंट जीए आपका रीजनिंग का पोर्शन है या हिंदी का पोर्शन है, तो पूछा है तो पूछा कहां से। तो इस तरीके से आपको बढ़ना। इस समय आप केवल एनालिसिस कर रहे हैं, अभी सॉल्व नहीं करना है।
अभी आपको सिलेबस और पीवाईक्यू को आपको तैयार इस तरीके से देखना है कि मैं अब जो आगे तैयारी शुरू करने जा रहा हूं, मैं अब किस लेवल पे हूं और किस स्तर तक मुझको जाना है। पहली बात। दूसरा, जब आप इस चीजों को कर लेंगे तो अब आपको किस स्टैंडर्ड की बुक लेनी है वो थोड़ा समझ में आ गया होगा। किस स्तर पे हमें कोचिंग करनी है या नहीं करनी, वो चीजें क्लियर होगी होंगी कि मैंने मान लो मैथ के क्वेश्चंस देखे तो क्या मैथ के क्वेश्चन उस लेवल के आ रहे हैं जितना मैंने पढ़ा है, या मैं जीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा, मैं हिंदी समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही, मुझको रीजनिंग में कुछ डाउट हो रही है कि नहीं हो रही, मुझको मैथ में कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही। ये तमाम एनालिसिस जब आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे स्तर पे आप पहुंच जाएंगे। और आपने जब आप उन चीजों को देख लेंगे तो आप इस चीज का भी ध्यान रख लेंगे कि पॉकेट बुक चूर्ण बुक से कुछ नहीं होने वाला। मान लो मूल विधि करनी है तो करनी है, तरीके से करनी है ना भाई। पॉलिटी आपको करनी है तो तरीके से करनी है ना भाई। आपको मैथ करना है तो मैथ भी तरीके से करना है ना। तो जब इन चीजों का एनालिसिस आप कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपको कोचिंग करनी है तो कर लीजिए, आपको बुक लेनी है तो चूर्ण बुक नहीं लेनी, पॉकेट बुक नहीं लेनी, लेनी है तो एक स्टैंडर्ड बुक लेनी है। पॉलिटी की लेनी है तो स्टैंडर्ड बुक लेनी है, मान लो मूल विधि की लेनी है तो स्टैंडर्ड बुक लेनी है, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उनको तैयार करना तो ढंग से तैयार करना है, पहला बात। दूसरा मेरे दोस्त, कभी भी बुक का भंडार इकट्ठा नहीं करना है। बुक सेलर थोड़ी बनना है आपको, या आपको कहीं पे ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं हो तो चलो बुक का ही काम कर लेंगे, ऐसा तो आपको नहीं करना। आपको तो इस समय दरोगा बनना है, स्टैंडर्ड बुक से दरोगा बनना है, एक बुक लेनी है, अच्छे से उसको तैयार करना है। और हाँ, तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग के माध्यम से करनी है बुक कंप्लीट, या हम स्वयं भी अध्ययन कर रहे हैं तो शुरुआती दौर में उसको काला मत कीजिए यार। होता क्या कि हम शुरुआत में ही एक दो दिन में और उसे काला कर लेते हैं। नहीं, तरीके से आप बुक को लीजिए, उस तरीके से आप उसके टॉपिक्स को समझिए, अभी उस पे थोड़ा सा पॉइंट आप रखिएगा, अभी ब्लैक पूरा नहीं करना है, अभी पॉइंट करते चलिए। उसके बाद देखेंगे आप, जब आप उसमें कुछ समय दे देंगे, 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लेंगे, उसे उनकी चीजों को एनालिसिस कर लेंगे, उन चीजों को समझ लेंगे, तो आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। फिर आप वैल्यू एडिशन करते चलेंगे उसमें। तो उससे क्या आपको लाभ होगा कि आपने देखा कि जो आप चीजें शुरुआत में कर रहे थे वो तो कुछ और थी, जब आपने 2 से 3 बार उसको पढ़ा तो चीजें समझ में आने लगी। और जब समझ में कोई चीजें आने लगती है तो चाहे आप पेपर में कर रहे हो चाहे मॉक में कर रहे हो, तो क्वेश्चन भी सही होने लगते हैं और आप एक अच्छी दिशा में पहुंच जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, आप बुक कम से कम बुक रखें, एक बुक को 10 से 12 बार रिवाइज करें। ऐसा नहीं आपने 10 बुक मैथ की रख ली, 10 बुक रीजनिंग की रख ली। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मेरा एक दोस्त है, उसके पास जब एसएससी सीजीएल का एग्जाम था, इंग्लिश एक सेक्शन होता है, उसके उस इंग्लिश सेक्शन में सिनोनियम्स में ही 5 बुक थी, ऐसे ही एंटोनियम्स में 4 बुक थी। अब इंग्लिश की उसकी अगर आप बुक का भंडार देखेंगे तो 26 बुक ही इंग्लिश पे थी। और जब नंबर आए तो देखा कि इंग्लिश में नंबर ही 20 आए हैं, 26 बुक में से 20 सवाल। और मेरा ऐसा साथी भी है जिसके एक बुक में से 50 आउट ऑफ 50 भी है। तो आप बताइएगा कि नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या हमें एक बुक से नंबर ऑफ क्वेश्चन सही कर दिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो आप इन चीजों को पढ़ें, एक बुक पढ़ें, तरीके से उसे करें, चाहे सेल्फ अध्ययन करें चाहे किसी कोचिंग के माध्यम से करें, कोई इशू नहीं है। इशू है, मोटिव है कि आपको तैयार कैसे करना है। ऐसे ही मैथ का है, ऐसे ही रीजनिंग का है, ऐसे हिंदी का, ऐसे ही आपको जीएस का। एक बुक मल्टीपल बार उसको रिवाइज। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आप आते हैं मैथ पर। मैथ का आप बुक लीजिए, आप सेल्फ कर सकते हैं बेहतर, नहीं कर सकते कोचिंग करिए, करना है तो कीजिए। असमंजस की स्थिति में नहीं रहना, असमंजस की स्थिति में रहने वाले एग्जाम नहीं निकाला करते। आप इस बात को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने टाइमली सिलेबस तैयार नहीं किया, टाइमली आपने सिलेबस कवर नहीं किया, तो ना तो आप रिवाइज कर पाएंगे, ना एनालिसिस कर पाएंगे, ना प्रैक्टिस कर पाएंगे, ना मॉक लगा पाएंगे, और आप बड़े असमंजस की स्थिति में होंगे 3 महीने के बाद। तो अभी ये समय है, आप ज्यादा मत लीजिए, 3 महीने का समय आप रखिए।
3 महीने में आपको सिलेबस खत्म कर देना है। उसके बाद जो समय बचता है, उसमें हम पीवाईक्यू, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आप खुद देखेंगे नंबर ऑफ हमारे क्वेश्चंस कहाँ गए, हमारे टोटल नंबर्स कहाँ गए और आप जहाँ 350 उससे भी प्लस जाएँगे। और ना तो आपका सिलेबस हुआ, ना आपकी बुक्स तैयार हुई, ना आपने हिंदी सही से किया, ना आपने रिवाइज सही से किया, ना आपने प्रैक्टिस सही से किया, तो आप एक ऐसे स्तर पे पाएंगे कि अभी तो यार मेरा 300 तक भी स्कोर नहीं आ पा रहा है। और जब मॉक देने बैठेंगे तो बड़े डिप्रेशन में आ जाएंगे और जब मेन एग्जाम होगा उस समय तो हालत खराब हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहनों, मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि अगर इस बार आपने सही तरीके से कर लिया तो गारंटी देता हूं कोई आपको रोक नहीं सकता। हम रुकते अपने स्वयं की गलतियों से, हमें कोई और नहीं रोकता, हम सेल्फ अपने उसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि हम क्या करते हैं, या तो बुकों का भंडार कर लेते हैं या लाइब्रेरी में इधर उधर समय खराब कर लेते हैं और जब मेन समय आता है हम मॉक ले लेते हैं, इतने मॉक देख लेते हैं कि वो आउट ऑफ जो हमारा पैटर्न है उससे अलग हो। तो हमारी एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम बड़े असमंजस में हो जाते हैं। तो अब इस समय वो समय नहीं है जब हमें कंफ्यूजन की स्थिति में रहना है। बुक लेनी है ले लो, लाइब्रेरी जाना है जाओ, घर पे पढ़ना है घर पे पढ़ो, सुबह पढ़ना है सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ना है शाम को पढ़ो। पढ़ो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, जो करना है करो, लेकिन आपको इस बार नंबर बढ़ाने हैं और नंबर बढ़ाएंगे वो तब बढ़ेंगे जब आप एक तरीके से स्मार्ट स्टडी आप करेंगे। गधे की तरह काम नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से करना है कि लग रहे हैं जी 24 घंटा ही पढ़ने, मेरा जिस दिन तक एग्जाम होगा उस दिन तक मैं लगातार पढ़ता रहूंगा। ऐसा कोई है क्या? 24 घंटे कोई पढ़ पाएगा भाई? 24 घंटे पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई तो 4-5 घंटे तबीयत से होती है। एक अपना टाइम टेबल निश्चित रखें कि मुझे इस घंटे पढ़ाई करनी है, इस समय ये सब्जेक्ट पढ़ना है। मॉर्निंग में मान लो मैं मूल विधि को पढ़ रहा हूं तो मेरा थोड़ा सा समय होता है तो मैं उस समय रीजनिंग कर लेता हूं। उसके बाद में मैं मान लो उसका मैथ का कर लेता हूं। शाम को दोपहर के लंच के बाद मैं हिंदी कर लेता हूं। तो इस तरीके से अब पैटर्न आप अपना एक डेली टारगेट बनाइए। डेली टारगेट, फिर वीकली टारगेट, फिर मंथली टारगेट। होता क्या है जब आप डेली टारगेट बना लेते हैं तो डेली टारगेट से ये होता है कि हम जब शाम को उसका एनालिसिस करेंगे कि आज हमने पूरे दिन में क्या किया, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि कुछ कमियां अगर हमारी रही तो हम उसे कल पूरा करने की कोशिश करेंगे। या हम मान लो इस समय अभी तैयारी के दौर में है और हम कोचिंग कर रहे हैं तो हमें पता होगा कि हमने आज इतना कर लिया, कल को हमारा सिलेबस इतना बच रहा है, चाहे वो हिंदी का हो, जीएस का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, तो हम उसे कवर कर लेंगे। और यदि आप एक टाइम टेबल और एक सही दिशा और सही गाइडेंस से नहीं चल रहे तो फिर अपना ऐसे ही चलता रहेगा काम। ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर एक पैटर्न रखें कि मॉर्निंग में मुझे इस सब्जेक्ट में इतना टाइम देना है और उसका टाइम का सब्जेक्ट का वेटेज भी देख लें। मान लो आपका करंट अफेयर के 2 से 3 सवाल आए हैं और पॉलिटी के आपका 15 सवाल आ रहे हैं, मान लो मूल विधि के आपके 5 आ रहे हैं, तो दोनों को मिलाकर मान लो आपके 20 आ रहे हैं और उधर सारे सब्जेक्टों को मिलाकर 20 आ रहे हैं। तो आप उस जगह से ज्यादा समय देंगे या इधर ज्यादा समय देंगे? या आपका रीजनिंग के 55 है और मैथ के 25 है, उन दोनों में भी आपको देखना कि कहां पर हमको समय देना और कहां समय कम देना है। लेकिन होता क्या है कि हम अपना ये रखते हैं कि ये थोड़ा-सा वो भी सही है कि अगर मान लो आपको मैथ थोड़ा-सा टफ लगता है, कैलकुलेशन में थोड़ा समय लगता है, तो अपना रीजनिंग का थोड़ा समय उधर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है किसी का रीजनिंग इतना अच्छा है कि वो मैथ में जी हिंदी में थोड़ा कमजोर हो, तो हिंदी में अपना समय दीजिए। ये सब और सारी की सारी चीजें आप पर निर्भर है कि आपको उसे किस तरीके से यूटिलाइज करना है। उस दिन को एक प्रॉपर दिन रखिए, आज का दिन तो आज में जीजिए। कि हमें आज का दिन कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे बुक करनी है, कैसे हमें लाइब्रेरी जाना है, कैसे हमें कोचिंग करना है, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ। और जब शाम को अपने बिस्तर पर जाए तो उस चीज का ध्यान रखें, मैंने 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि कल मुझको टारगेट क्या रखना है और आज मैंने कितना अचीव कर लिया। इन तमाम चीजों से आपको आगे बढ़ना होगा। अपना सही से सिलेबस करना है, सही से बुक करनी है, सही से उनको अपना चाहे कोचिंग से या सेल्फ माध्यम से करना है। और दूसरा, लाइब्रेरी जाना चाहते हैं जाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर पर सुविधा है तो घर पे बैठिए। आप अपना मान लो कहीं अपना रूम पे है तो रूम पे पढ़िए।
सबसे दो, चाहे लाइब्रेरी हो, घर हो, रूम हो, दुनिया में कोई भी जगह हो, हमारा मूल मोटो क्या होना चाहिए कि हमें हमारा जो सिलेबस है, जो हमारी बुक्स हैं, जो रिवाइज है, जो प्रैक्टिस है, अगर घर पे हो सकती है तो घर पे करें, लाइब्रेरी हो सकती है तो लाइब्रेरी करें, जहां भी मन हो वहां करिए, कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं जी मैं लाइब्रेरी में ही कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। घर पे जगह है तो घर कीजिए, घर पे अगर नहीं हो पाता है, वो माध्यम नहीं मिल पाता, तो फिर आप कहीं भी जाके करिए, चाहे लाइब्रेरी जाइए चाहे कहीं और जाइए। लेकिन ध्यान सिर्फ इतना होना चाहिए कि इस समय हमें भटकाव के दौर में नहीं होना है। अगली बात, साथ के साथ आप रिवाइज 2-3 बार करें। जब नोट्स बनाने का समय आए तो डायरेक्ट नोट ना बनाएं कि हमने लाई किताब और उतारना शुरू कर दिया। ये अच्छा प्रोसेस नहीं है। सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है कि आप 2 से 3 बार उस चीजों को एनालिसिस कर लें। 2 से 3 बार उन चीजों को समझ लें। कौन से टॉपिक से आ रहा है प्रश्न, उनको समझ लें। जब इतना आप समझ जाएंगे, और चाहे कोचिंग के माध्यम से है या नोट्स, मान लो कोचिंग ने प्रोवाइड कराए हैं, तो उन सभी को साथ रखकर तब आप तैयारी कीजिए और फिर उसके बाद आप नोट्स बनाएं। लेकिन ध्यान मेरे दोस्त, नोट्स शॉर्ट रखें, क्योंकि रिवाइज में, प्रैक्टिस में उनका बड़ा रोल होता है। और जब आप मॉक लगाएंगे, जब आप अपना मेन एग्जाम देंगे, जो आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उस दिन से 1 या 2 दिन पहले या वीक पहले जब आप रिवाइज का शेड्यूल रखेंगे, तो उस समय आसानी से तैयार हो जाए। अब आपने मान लो नोट्स ही एक गट्ठर बना लिया है, और उस समय आप देखेंगे कि यार ये तो सही से तैयार ही नहीं हुआ, तो बड़ा असमंजस की स्थिति हो। इस समय चाहे आप 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितना मन हो उतनी बार कर लीजिए, लेकिन नोट्स जो रखें वो शॉर्ट रखें, ताकि वो अच्छे से रिवाइज हो, मॉक से पहले तैयार हो जाए। उसके बाद जब हम अपना पेपर देने जाएंगे, उस समय वो 2 से 3 बार हम उसको लगा डालें, ताकि हम एग्जाम में उसको अच्छे से दे पाए। अगला बात, मैथ और रीजनिंग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मांगती हैं, और ये वो दो चीजें हैं जो आपके स्कोर 140 रहने में अहम भूमिका निभाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैथ और रीजनिंग दो ऐसी चीजें हैं, दो ऐसे आपके सब्जेक्ट हैं जो आपके स्कोर को एकदम 140 लेकर जाएंगे। आपने देखा होगा जब T20 मैच होता है और 15 या 16 के आसपास 1 या 2 ओवर ऐसे आते हैं जो आपका एवरेज निकाल देते हैं। सेम ऐसे ही मैथ और रीजनिंग, और खासकर आपका रीजनिंग, आप रीजनिंग में यदि 50 से नीचे जा रहे हैं, 45 से नीचे जा रहे हैं, तो आप अपनी स्थिति देख लेना, और अगर आप 50-55 से ऊपर जाने की तरफ होंगे तो आप अपनी स्थिति देख लेना। तो मैं फिर बता रहा हूं, मैथ और रीजनिंग दो ऐसे टॉपिक रहेंगे जो आपके 350 दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। एक गलती और मत कर देना, आप रीजनिंग को हमेशा हल्के में मानते हैं, कर लेंगे, देख लेंगे, और आपका गेम खराब करने में वो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अरे ये तो हल्का है, कर लेंगे। ऐसे ही हिंदी का होता है, हिंदी को भी आप समझे हमारी भाषा है, कुछ नहीं इसे तो कर लेंगे। लेकिन भाषा होना और उस सिलेबस में तरीके से होना, किताबों को सही से पढ़ना, उसमें सही से अपना क्वेश्चंस कर देना, वो बड़ी बात होती है दोस्त। इसलिए मेरा आप सभी से इतना कहना है, चाहे आप रीजनिंग तैयार कर रहे हो, चाहे आप मैथ तैयार कर रहे हो, चाहे आप जीएस कर रहे हो, कंसेप्ट क्लियर, कम बुक्स, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा अपना शॉर्ट नोट्स, और जब इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका टाइमली सिलेबस भी हो जाएगा और सही से सिलेबस भी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर लें, मॉक उससे पहले नहीं लगाना। मॉक आपको तब लगाने हैं जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कई बार क्या होता है, हम साथ के साथ ही मॉक लगाना शुरू कर देते हैं, उससे क्या दिक्कत आती है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमें थोड़ा सा, जब नंबर्स कम आते हैं, होता है, ह्यूमैनिटी है, नंबर कम आते हैं तो मानसिक रूप से हम थोड़े से विचलित हो जाते हैं। तो हमें विचलित नहीं होना है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि कंप्लीट जब सिलेबस होंगे तो फिर हम कॉन्फिडेंस से खेलेंगे, और कॉन्फिडेंस से जब आप रहते हैं तो जो क्वेश्चंस मान लो नहीं भी होने हैं वो भी अच्छे से हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, तरीके से उनको रिवाइज करना है, तरीके से उनको प्रैक्टिस करना, और फिर मॉक की तरफ बढ़ना है। और एक और ध्यान फिर मैं अगेन बता देना चाहता हूं, हिंदी को हल्के में नहीं लेना। कई बार हम ये गलतियां करते हैं, क्योंकि हमें 40 में से 35 सवाल करने हैं। अगर आप 30 और 25 तक चले गए तो फिर अब आप 140 नहीं कर पाएंगे, और फिर जब रिजल्ट का दौर रहेगा उस समय आप फिर कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।
और जब 350 स्कोर रहेगा तो फिर आप बड़े इत्मीनान से रहेंगे। पिछली बार 316 है, तो इस समय 325 के आसपास तो रहनी है, और अब 325 ही लेके चलेंगे तो 310 पे आ जाएंगे। लेके 350 चलिए, फिर 330 340 देखा जाएगा यार। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आप अच्छे से तैयार कीजिए, कोई भी आप असमंजस की स्थिति में नहीं रहना है। दूसरा, मैथ भी प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे नंबर बढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस उतने नंबर आपके गेन होंगे, तो इसलिए उनमें प्रैक्टिस अच्छे से रखना है। अगला पॉइंट आपका आता है कि जब इन सब चीजों को कर लें, मैथ को, रीजनिंग को, जीएस को, हिंदी को तरीके से कर लें, उस समय इनका दब के रिवीजन और उसका फिर प्रैक्टिस, और फिर आप मॉक की तरफ चले जाइए। दूसरा, जब आप मॉक लगा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि मॉक हमेशा उस स्तर के हों जिस स्तर के हमारे पीवाईक्यू आ रहे हों और हमारे पेपर हों। तो इस तरीके से आप, क्या होता है कि कई बार हम उस क्रम में, जब हम इस क्रम में रहते हैं तो ये चीजों का ध्यान नहीं रखते, कर रहे हैं और उस ऐसा कोई पेपर सेट आ जाता है कि उसमें कुछ नंबर डाउन हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा तनाव हो जाता है। और एक काम और साथ में कर लीजिएगा कि पीवाईक्यू मॉक से पहले सिलेबस और पीवाईक्यू को साथ साथ करते हुए चले आए। कुछ सवाल ऐसा कि आपने कोई टॉपिक किया, उससे संबंधित जो पीवाईक्यू वो भी साथ कर लें। उससे एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको पता रहेगा कि किस लेवल के, किस स्तर तक हम समान रूप से चल रहे हैं। तो जब पीवाईक्यू और सिलेबस को साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे, फिर मॉक की तरफ चलिए और ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाइएगा। मॉक जितने आप ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, उससे आपके नंबर निश्चित रूप से बढ़ेंगे। लेटेस्ट ट्रेंड ये कहता है कि मॉक जिसने जितने लगाए हैं, आप एक मॉक का एक नंबर भी लगाएं तो आप ये लगाएं 350 मॉक लगाएं, जितने मॉक हो सकते हैं लगाएं। उससे क्या होगा कि आपके नंबर बढ़ेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, मॉक लगाने का ऐसा नहीं कि आपने 500 मॉक लगा लिए, 50 नंबर नहीं बन पा रहे, कोई बेनिफिट है क्या उस चीज का? मैं मानता हूं वो कोई बेनिफिट है, चाहे आप 35 मॉक लगाओ यार, 350 मत लगाओ, लेकिन 35 मॉक जब लगाएं तो ढंग से उसको तैयार कर ले, ढंग से उसका एनालिसिस कर ले। क्योंकि जो मॉक पेपर आपकी डिमांड क्या है, मॉक पेपर की सबसे पहले डिमांड है कि आपको उसको जो एग्जाम सेंटर है उसका एक एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट कर लेना है। भले ही आप ऑनलाइन नहीं दे रहे हो, ऑफलाइन ही एग्जाम दे रहे हो, कोई इशू नहीं है। ऑफलाइन ऑनलाइन थोड़ा बहुत इशू होता है, वो कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब भी आप दे रहे हो, तरीके से ऐसे टाइमिंग लेकर उसी अनुरूप आप ऐसे समझे कि जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और अपना कोई आपको देख नहीं रहा, 2 घंटा लग के आप एग्जाम कीजिए। उसके बाद उसका एनालिसिस जरूर करें, उसे कोने में नहीं फेंक देना है। उसको आपको क्या करना है, उसको आपको तरीके से बैठ के आप सेक्शनल वाइज उसको समझिए कि भाई मैंने मैथ किया, क्या 25 सवाल में से मैं 20 कर पा रहा हूं? हो सकता है कि कई बार 15 16 17 रह गए हो, कोई इशू नहीं। लेकिन हमारे जो ये 6 7 8 सवाल गलत हुए या नहीं हो पाए, तो कौन से टॉपिक से ऐसे हैं कि भाई नहीं हो पा रहे हैं? उन टॉपिकों पे जाइए, उनको नोट डाउन कीजिए, समझिए कि मैं गलती कर रहा हूं तो कर कहां रहा हूं? क्या मैं कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूं? क्या मैं इसको पढ़ने में गलती कर रहा हूं? क्या सही से सवाल का कंसेप्ट मुझे क्लियर नहीं है? क्या जब मैंने तैयार किया उस समय को गलती कर रहा हूं? तो उन सभी चीजों को आप एक बार ध्यान से देखिएगा। उसी तरीके से आप रीजनिंग पे पहुंचिए, रीजनिंग को भी तरीके से समझिए, क्या मैंने जो टारगेट बनाया है 55 सवालों का, में से 50 सवाल सही करने के, क्या मैं 50 सवाल कर पा रहा हूं? अगर कर पा रहा हूं तो बहुत वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहा हूं तो कमी कहां? क्या मैं रीजनिंग को हल्के में मान रहा हूं? क्या उसके जो टॉपिक्स हैं वो मैंने टॉपिक सही से क्लियर कर लिए हैं या नहीं कर लिए? इसका जो सिलेबस था वो मैंने सिलेबस ढंग से देखा या नहीं देखा? क्या मैं सही से समय समय से इसको रिवाइज कर रहा था या नहीं कर रहा था? अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो दोस्त, तो निश्चित रूप से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 55 में से 50 सवाल हो जाएंगे। उसी तरीके से आप जीएस पे करें। जीएस का भी जब आप एग्जाम दें तो जीएस सेक्शन में भी देखिए कि आपने किस पोर्शन पे गलती की है। क्या मैंने करंट में कोई सवाल गलत कर रहा हूं तो करंट में किससे, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स या प्राइज, किस किस सेक्शन में मैं कम कर पा रहा हूं? या आप साइंस के हैं तो साइंस में कौन से सवाल नहीं हो पा रहे हैं? पॉलिटी है तो पॉलिटी में मैं क्या मूल उद्देश्य है, नागरिकता है, डीपीएस है, या मूल कर्तव्यों से संबंधित है,
या केंद्र राज्य और उनके संबंध है, या नागरिक निर्वाचन आयोग से संबंधित है, किसी केंद्र और राज्य के भी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, अनुच्छेद या अनुसूचियों से संबंधित है, जहां भी आपको दिक्कत हो, उन तमाम तरीके के पॉइंट्स को एक एक को क्लियर करना है आपको, उनको समझना आपको। आप तभी पा पाएंगे, देख पाएंगे, जब आप इन चीजों को समझ लेंगे। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया, उस क्वेश्चंस को मान लो, यहां मान लो नागरिकता पे कोई सवाल आपने गलत कर दिया, उस टॉपिक पे आपको जाना है, तरीके से उसको समझना कि गलती कहां की मैंने, कि नागरिकता के सेक्शन में गलती कर दी, नागरिकता से संबंधित कैसे हम नागरिकता ग्रहण करते हैं, कैसे त्यागते हैं, उसमें कोई गलती कर दी, संसद से संबंधित किसी पॉइंट पे गलती कर दी, अगर वो गलती की तो उसको उसी पॉइंट पे जाके आप नोट डाउन कर लें, तो पाएंगे निश्चित रूप से अगली बार जब आप आएंगे तो नागरिकता वाला कोई सवाल आपसे गलती नहीं होगा। ऐसी मूल विधि का है, कौन से एक्ट गलत हो गया, कौन सा एक्ट आपसे नहीं हो पा रहा है, कौन सा ऐसा है कि जो मूल विधि है नागरिक न्याय संहिता से संबंधित, भारतीय न्याय संहिता से संबंधित, या उसके बाद और कोई पॉइंट्स है, उन उन एक्टों से आपसे कोई गलत हो रहा है, तो अगर इन चीजों में कोई गलत हो रहा है तो उन्हें नोट डाउन कर लें। उसके बाद आता है हिंदी का, जिसे आप ऐसे समझते कि अरे ये तो हो जाएगा, लेकिन दिक्कत कहां आती है मेरे दोस्त, कि होते होते सवाल भी आप अगर 25 तक रह गए तो बड़ा असमंजस की स्थिति हो जाएगी। आप 140 का जो टारगेट है वो भी डाउन होता चला जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि हिंदी की एक प्रॉपर बुक, जो आपके टॉपिक दिए हैं वो अच्छे से तैयार, सही से शॉर्ट नोट्स, सही से रिवाइज, सही से प्रैक्टिस, और मॉक जब आप दे रहे हैं, अगर उसमें कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न आपका गलत हो रहा है, तो उसको आपको तरीके से उसको समझना है, उसको नोट डाउन कर लेना कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, और उसी गलती को फिर से दोबारा नहीं दोहराना, और जहां गलती की है उस टॉपिक को जाकर वहां से क्लियर कर लेना। निश्चित रूप से आपका अगली बार ना तो वो क्वेश्चन गलत होगा, और 101% आपके वो सवाल सही हो जाएंगे। और जब आप मॉक कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छी स्थिति में होंगे। ये सब चीजें सिलेबस हो, 1-1.5 महीना पहले पीवाईक्यू हो, सिलेबस के साथ खत्म करते चलें, फाइनलाइज करते चलें, उसके बाद रिवाइज प्रैक्टिस वो दबके करते रहे, और 1-1.5 महीना पहले आप अपने मॉक और वो सब चीजें काम दबा के करना है। उसके बाद 15 दिन बाद एग्जाम से पहले आपको अच्छे से रिवाइज, वो जो शॉर्ट है, तमाम चीजों को छोड़ दीजिए अब, क्योंकि आपने सिलेबस कर लिया, आपने अच्छे से मॉक लगा लिए। अब हमें जो करना है वो रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। और दोस्त एक बात मैं जो मानता हूं, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ये आप मूल मंत्र मान लीजिए, मूल मंत्र मान लीजिए, मूल मंत्र मान लीजिए कि रिवीजन आपके सक्सेस की चाबी है। अगर रिवीजन और प्रैक्टिस आपने किया, भले ही आपने कोई किताब कम पढ़ी है, लेकिन रिवाइज अच्छे से किया है, तो निश्चित रूप से आप स्कोर अच्छा करेंगे। आप फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं कि आपको सबसे पहले आपके चारों सेक्शन हैं, मैथ और रीजनिंग में 70, और हिंदी और जीएस में 70, हो गए 140। समझा देता हूं कैसे। आपका जो जीएस है वो आपके आएंगे 40 प्रश्न, उसमें से 35 सवाल आप कर दीजिएगा। उसके बाद हिंदी, हिंदी में से आते हैं 40 प्रश्न, 35 कर दीजिएगा, दोनों 70 हो गए। उसके बाद आता है मैथ, 25 सवाल आप कर दीजिएगा, 20। आपके इधर आते हैं रीजनिंग, रीजनिंग 25 में से वो 15 वो बचे, और 40 ये, 40 और 15 55, 50 कर दीजिए, हो गए 140। क्या दिक्कत है? तो करना क्या है कि आपको अच्छे से सिलेबस तैयार करना है, अच्छे से आपको इनका बुक्स का निर्धारण करना है, साथ में बुक्स और पीवाईक्यू तमाम तरीके से उनको अच्छे से ढंग से तैयार कर लेना है, सही से रिवाइज करना है, सही से मॉक लगाने हैं, सही से अपने पेपर तक पहुंचना। और निश्चित रूप से मेरे दोस्त, इस बार आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर रोकेगा तो आपकी गलती रोकेगी, वरना कोई नहीं रोक सकता। दोस्त, जीतने वाले अलग कार्य नहीं करते, उनके ढंग अलग होते हैं। अगर आपने इस बार ढंग अलग बना लिया तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।